हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जैक मॉडल सेट 2023 का क्लास 12 का सेट 1 जो मैथमेटिक्स का है, तो उसका सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन वाइज कैसे करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। देखें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए दिया हुआ है 2 4 6 8 और आर दिया हुआ है, एक रिलेशन है जो डिफाइंड हुआ है जिसका रिजल्ट दिया है 2 4 4 2 4 6 6 4 और पूछ रहा है कि इसमें आर क्या है। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं, अगर हम चार ऑप्शन को देख रहे हैं तो आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो हम लोग रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी का मीनिंग जो निकलता है उससे रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है कि यदि कोई भी नंबर है, जैसे ए और ए है तो उसे बिलोंग्स करना चाहिए आर में, अगर बी और बी है तो उसे भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, सी और सी बिलोंग्स अगर है तो उसको बिलोंग्स करना चाहिए आर के अंदर में। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हैं तो मेरे पास क्या है 2 4 6 8, अगर हम इसे ए बी सी डी मानते हैं और अब अगर इसमें रिलेशन में देखते हैं तो मुझे ऐसा कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि इसमें फर्स्ट वाला कंडीशन तो नहीं होगा ना। अगर हम सेकंड कंडीशन की ओर बात कर रहे हैं साइमेट्री, तो साइमेट्री का मतलब क्या होता है कि यदि ए और बी किसी भी बिलोंग्स कर रहा है आर में और बी और ए भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो उस कंडीशन में उसे हम कहेंगे कि यह साइमेट्रिक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो अगर इस नंबर पे आप देखा जाए तो यहाँ देखिए 2 और 4, तो 2 और 4 हमारा बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर में और 4 और 2 भी बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर में। तो इसका मतलब है कि जो पहला का प्रॉपर्टी है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी, यानी कि साइमेट्रिक। ठीक ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ ए इक्वल टू ए बी सी, जैसा अभी क्वेश्चन हमने 1 किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है ए बी सी, तो आर ए कॉमा ए। तो यहाँ भी देखेंगे, हम लोग जान रहे हैं कि ए और ए अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, जितने मतलब एलिमेंट्स होते हैं, बी और बी बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर में, सी और सी भी अगर बिलोंग्स करे आर के अंदर में, तो हम कहेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव है, अन्यथा नहीं है। तो पहले वाला क्वेश्चन को जो हमने देखा तो इसमें क्या हो रहा है, पहला कंडीशन में ए और ए तो बिलोंग्स कर रहा है पर बी और सी तो नहीं कर रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अगर हम साइमेट्री की बात करें तो साइमेट्री के लिए भी हमने जाना है कि ए और बी बिलोंग्स करे आर के अंदर में और बी और ए भी बिलोंग्स करे आर के अंदर में, तो हम कह सकते हैं कि ये साइमेट्रिक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन के अंदर में देखा जाए तो ऐसा कहीं कोई प्रॉपर्टी दिख नहीं रहा है कि ए और बी बिलोंग्स तो कर रहा है आर के अंदर में, जबकि बी और ए बिलोंग्स आर के अंदर में नहीं कर रहा है, यानी कि साइमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम थर्ड वाले में आते हैं। अब अगला है मेरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है कि यदि ए और बी बिलोंग्स करे आर के अंदर में, बी और ए बिलोंग्स करे, यहाँ एक मिनट, हाँ, बी और सी बिलोंग्स करे आर के अंदर में, तो हम कहेंगे कि ए और सी भी बिलोंग्स करेगा आर के अंदर में। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिखाई पड़ती है तो आप कहेंगे कि यह प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव है। तो आप देखेंगे, अगर इसको सेट को देखें अच्छे से, जो रिलेशन दिया हुआ है तो उसमें आपके पास क्या शो कर रहा है कि ए और बी बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर में, ए और सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर में, तो बी और सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर में। इसका मतलब है कि जो मेरा कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ट्रांजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है f जो हमारे पास फंक्शन है f सच दैट n टेंस टू n, n मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है ना, n टेंस टू n, और डिफाइंड किया है fx इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर दिया है 1 1 बट नॉट ऑन टू, मतलब यहाँ एक और चीज आपको जानना होगा कि 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं और ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं। बच्चे एक बात आप याद रखेंगे, 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी होता है ना। तो 1 1 की अगर आप बात करेंगे तो जब कोई भी फंक्शन को हम 1 1 तब कहते हैं जब उसके एवरी एलिमेंट का जो कोडोमेन होगा वो मैप्ड होगा एट मोस्ट 1 एलिमेंट ऑफ द डोमेन। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इज मैप टू बाय एट मोस्ट 1 एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं 1 1। और अगर हम
ऑन टू की बात कर रहे हैं क्या कि यहाँ पर मेरे पास ऑन टू दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है और ऑन टू दिख रहा है। तो ऑन टू की जब आप बात करेंगे तो ऑन टू में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इज मैप्ड बाय एटलीस्ट वन एलिमेंट। ध्यान देंगे, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। तो अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो ही हम कहेंगे कि वो 1 1 है या फिर ऑन टू है या दोनों है। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो fx अगर मेरे पास 2x है, अगर हम fy कहते तो क्या हो जाता 2y ना। और यहाँ पर नेचुरल नंबर की भी बात की गई है। यहाँ पर n क्या है, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f नेचुरल नंबर है और को डोमेन ऑफ f भी हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब है कि fx इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, fy। ध्यान देंगे fx इज टू fy। अगर आप इसको आगे देखते हैं तो fx इज इक्वल टू 2x अभी हमने लिया है और fy इक्वल टू क्या हो गया है 2y। तो 2x इज इक्वल टू 2y, x और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू y। अब x इज इक्वल टू y बना, इसका मतलब क्या है कि जो x का एलिमेंट होगा वो y का एलिमेंट भी होगा। इसका मतलब है कि f इज क्या है, 1 1 फंक्शन है। ध्यान देंगे f क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो चलिए एक काम तो हो गया कि f इज 1 1 फंक्शन है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ n वो कोडोमेन होगा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ n, यानी कि डोमेन का। तो डोमेन का जो भी वैल्यू आएगा वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू किसका मिलेगा, डोमेन को मिलेगा। तो कोडोमेन और डोमेन यहाँ पर सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आगे की ओर देखते हैं, लेकिन अगर हम एनी अदर नंबर हम यहाँ पर सोचते हैं तो उस स्थिति में मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ n नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब है कि f ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो इसका हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए कि 1 1 होगा बट नॉट ऑन टू होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम जो x इक्वल टू y देखा था उसमें अगर हम वैल्यू सेम रखते हैं तो ठीक है 1 1 वैल्यू मिलेगा, कि अगर हम x का वैल्यू जो रखेंगे तो y का वैल्यू भी मतलब सेम आएगा। लेकिन अगर हम ऑन टू वैल्यू की बात करेंगे तो वहां पर हमें ये डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगे। अतः हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारे पास f such that r tends to r defined by fx equal to mod of x। देखिए अगर ये mod of x है इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0 है ना। जितने भी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के जितने वैल्यू डालेंगे उसमें ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, अगर हम बात करें रेंज की, रेंज तो अगर आप इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ f क्या होगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक होगा ना, 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक होगा। तो बस रेंज अगर आपका 0 से इन्फिनिटिव तक है तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन होगा, कोडोमेन क्या होगा, एफ इज। अगर कोडोमेन की बात करें तो उसके हिसाब से मेरे पास एफ इज क्या मिल जाएगा, नॉट ऑन टू मिल जाएगा। तो एफ क्या है, ऑन टू नहीं है, तो एफ इज नॉट ऑन टू। लेकिन अगर हम कोई वैल्यू की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं, अगर सपोज मान लेते हैं एफ -1 रखते हैं तो इसके हिसाब से क्योंकि यहाँ पर मॉड है तो एफ मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए और f1 का मतलब 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फिर हम 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो ऐसी बात करेंगे तो f के क्या होंगे, मैनी 1 होंगे। तो f इज हमारा क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, मैनी 1। लेकिन 1 1 तो नहीं हो पाया ना जो पहले पिछले देखा था। तो f हमारा क्या हो रहा है, मैनी 1 हो रहा है, मैनी 1 नॉट 1 1। तो अगर ऐसा कंडीशन है इसका मतलब क्या है कि नाइदर 1, ध्यान देंगे, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखा करते हैं तो ऑप्शन मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, if such that r tends to r ना डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 7। ध्यान दीजिए fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2x प्लस 7, fx 2x प्लस 7 है। तो अगर हम इसमें fy की वैल्यू निकालने की बात करें, अगर हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं ना, क्योंकि हमें f डैश x के पास जाना है कि y इक्वल टू fx है, y इक्वल टू fx है। इसका मतलब है कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 2x प्लस 7। अगर हम y के वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इसका सॉल्व करें तो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस 7 अपॉन 2। ध्यान देंगे x का वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो अगर हम यहाँ पर f डैश x की बात कर रहे थे, अगर हम f डैश x की बात करेंगे ना, एक मिनट, अब हम थोड़ा सा आगे लिखते हैं। तो f डैश
एफ डैश, पहले y देखेंगे तो एफ डैश y की वैल्यू अगर हम रखे जाएंगे उसके वैल्यू के हिसाब से तो y माइनस 7 अपन क्या मिल जाएगा 2। और इसी प्रकार से अगर हम एफ डैश x की वैल्यू निकाले जाएंगे तो जहां y है वहां पर क्या हो जाएगा x, यानी कि x माइनस 7 अपन 2। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास डी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है π/6। और फिर है cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है π/3। और दोनों का ऐड पूछ रहा है तो π/6 और π/3 को हम जब ऐड करते हैं π/6 प्लस π/3, एलसीएम पहले ले लेते हैं। मेरा एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी कि पाई प्लस यहाँ आ जाएगा 2π, यानी कि 3π/6। अगर इसे सॉल्व करें तो π/2 यानी कि ऑप्शन होगा मेरा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7 के पास आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 है साइन इंटू टेन इनवर्स माइनस √3। तो पहले हमें देखना होगा टेन इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू कितनी होती है। तो जब आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आपको मिल जाएगा -π/3। और cos इनवर्स माइनस √3/2, तो cos इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस, यानी कि 5π/6 ना। अब पहले दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, किसी को ऐड कर लेंगे -π/3 प्लस 5π/6। और आगे में मेरा क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, तो साइन को तो बाद में भी हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2π प्लस 5π/6। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास साइन 5/2 यानी कि 3π/6 कैंसिल हो गया, यानी कि 2। तो यहाँ मुझे मिल रहा है साइन π/2 के लिए, तो साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा ए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के पास आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये देखिए इससे हमें अभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बहुत बड़ा काम करता है आपको क्वेश्चन में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं बनाया जाता है, कुछ मान लिया जाता है। तो लेट हमने भी मान लिया है लेट tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम थीटा की बात करेंगे तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स √x ना। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं तो cos इनवर्स 1 माइनस x के जगह पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू वो होता है cos 2 थीटा ना, cos 2 थीटा। तो यहाँ मेरा पास क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा ना। अब देखें ये इनवर्स है, इनवर्स माने बटा है, और ये cos है, तो ये दोनों से ये ब्रेक हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि वैल्यू क्या मिल गई मुझे थीटा। और अभी हमने सबसे पहले कंसीडर किया था तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू tan इनवर्स √x, यानी कि ऑप्शन होगा कितना हो जाएगा ऑप्शन एक बार देख लें, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 के पास आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 ना। देखें अब यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला होगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जैसे भी आप समझेंगे। तो उसके लिए आप फार्मूला याद रखेंगे कि tan इनवर्स, जब ऐसा कंडीशन हो अगर हम a और b मान लेते हैं तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी ना। tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी, यहाँ पर जो वैल्यू दिए गए हैं इसे a समझेंगे और इसे हम b समझेंगे। तो इस वैल्यू इस फार्मूला पर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन, ब्रैकेट फुल है ना, ध्यान देंगे 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। इसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अगर हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे थे तो एलसीएम आ जाती 36 ना, 36 आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 8 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 36 ना। अगर हम ऊपर से फिर से ब्रेक करते हैं
फिर से ब्रेक करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 17/36 और वो नीचे आ जाएगा 34/36। अब ये 36 कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेंगे tan इनवर्स 17/34। अब यहाँ भी इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ना, tan इनवर्स 1/2। तो यानी कि ऑप्शन मेरा हो जाएगा 9 का ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए। चलिए सही है 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा मैट्रिक्स का, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन हम इसको देखेंगे। यहाँ जो पहले वाले कंडीशन को हम लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा क्या आ जाएगा 2x और 2 पचे 10 और इधर क्या आ जाएगा 14 और इधर हो जाएगा 2y माइनस 6 प्लस फिर है मेरे पास 3/4 1/2 इज इक्वल टू इधर दिया है 7 14 15 और इधर भी 14 ना। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं। इसमें हो जाएगा, अब हम इन दोनों को जो हमने दोनों लिया था उसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने सभी को आता है 2x और उधर हो जाता है 3, तो उधर है 2x प्लस 3, इधर तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 और 4 14 और फिर अगले वाले स्टेप में हो जाएगा 15 और फिर हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू, जो इधर बचा हुआ है उससे हम कुछ नहीं करेंगे, उससे हम छोड़ देंगे ऐसे ही 15 14 ना। अब देखना यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है, ये वाला जो नंबर देख रहे हैं ये देखिए एवरी एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मैट्रिक्स का रूल होता है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों अगर सेम ऑर्डर के हैं तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कि x का वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई ना। अगले वाला हम देखते हैं कि x का वैल्यू करते हैं, यहाँ से 2 आ गया, आगे हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा अगले वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं तो अगले वाले को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले नंबर जो आप अभी नोट किए होंगे देखे होंगे 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो 2y इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, तो कैंसिल हो गए तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 9। इसका मतलब है कि x के वैल्यू अभी हमने 2 लिया था और y की वैल्यू 9 ली थी, तो हमारा आंसर क्या होगा 2,9। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के पास आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए a एक दिया हुआ है b दिया हुआ है तो a b निकालना है, a b यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके उसके हमें आंसर निकालना है। तो आप मल्टीप्लाई करने तो जानते ही हैं कि a की वैल्यू दी है 1 3 2 1 और b की वैल्यू दी गई है 4 और -1, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस, क्योंकि आप जानते हैं ना इसका इसके साथ करते हैं फिर इसका इसके साथ करेंगे, तो इसको हमें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 और नीचे वाले में करेंगे तो 4 2 जा 8 और 1 यानी कि 8 प्लस माइनस माइनस यानी कि ये आएगा 1, सॉरी बटे नहीं होता है 1 और नीचे में हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन होगा हमारा बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 के पास आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ना, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो बच्चे एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करिए, इन दोनों को आप रिप्लेस कर दीजिए, इनके प्लेस को। तो इनके प्लेस को हम रिप्लेस करेंगे और बाकी इन दोनों के पास जो है कुछ नहीं करना है, इनके नंबर को केवल माइनस में चेंज कर दें, बस मतलब माइनस लिख देना है। तो रिप्लेस जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर -2 और यहाँ क्या आ जाएगा -3। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन में है। एडजॉइंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है केवल एक दूसरे के नंबर को रिप्लेस कर दीजिए और ऊपर में माइनस लगा दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये होगा सी वाला। चलिए अगले वाले के पास हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के पास। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिए गए मेरे पास पॉइंट है a0 0b 1 1, तो हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है, मतलब कब होंगे ये कोलिनियर। तो बच्चे कोलिनियर की बात होती है जब 3 पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट मिलकर के ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कंसीडर करें कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ट्रायंगल ऑफ ABC का जो एरिया होगा वो मान लिया जाए कि वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं।
ना। अगर ये, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम पहला पॉइंट को x1, फिर अगले वाले में से x2, अगले वाले में से x3 अगर हम रखते हैं तो देखिए क्या होता है, क्या मुझे मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा 1/2 a b माइनस 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस b ना। अब इसको हम अगले वाले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 a, यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 1/2 a में b से होगा तो ए बी माइनस a, और 0 हुआ तो खत्म हो गया, माइनस b इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है ना। ओके चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला 2 है, अगर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और हम जानते हैं कि किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर ही खत्म हो जाएगा। तो अगला मेरा पास स्टेप में क्या बचेगा, ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर हम माइनस को उस तरफ लेके जाएं तो ए बी इक्वल टू क्या मिल जाए, ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर हमें चूंकि आंसर की ओर जाना है तो हम क्या करते हैं, ये वाले को हम इधर से डिवाइड करा देते हैं ताकि हम जो आंसर की क्राइटेरिया है उसे हम फुलफिल कर सकें। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a बटे ए बी प्लस बी बटे ए बी इज इक्वल टू, और ए बी इधर से आया तो क्या बच जाएगा 1। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे, इससे हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 1/b, और यहाँ क्या बचेगा 1/a। तो फाइनल आंसर मेरे पास आना चाहिए 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी। बिल्कुल। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के पास आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट। अब यहाँ पर मुझे पॉइंट की बात करनी है। देखिए अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो जनरली ये वाला टर्म आप देखिए 2 की बात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ देखेंगे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपने लिमिट के बारे में सुना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट पॉइंट की बात हम करते हैं, यानी कंटिन्यूअस एट पॉइंट की बात करते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ऑफ f(x) की बात कर रहे हैं। तो f(x) कर रहे हैं किस पॉइंट पर, तो एट x इज इक्वल टू -2 अगर हम लेते हैं तो x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला पढ़ रखा है तो उसको हम लोग ध्यान में लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड यही हुआ है तो 2 माइनस h माइनस 2। अगर हम यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर रहे हैं तो क्या मुझे मिल रहा है -h, और फिर बाद में हम लिमिट की वैल्यू अगर हम यहाँ पर h टेंड्स टू 0, यहाँ मुझे -h, तो -h से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मॉड से बाहर आएगा तो, लेकिन हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या मिल गया 0 ना। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिए यानी कि x इक्वल टू -2 ले, 2 का पावर माइनस ले लिए तो उसमें हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं यानी कि RHL की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए था। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 2, यहाँ भी वैसे वही हो गया, यानी कि यहाँ भी मुझे क्या मिल गया 0। अब अगर हम फंक्शनल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो फंक्शनल वैल्यू ऑफ f(x), ध्यान देंगे फंक्शनल वैल्यू ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 2, तो हम जब निकालेंगे तो f2 भी रखेंगे तो मुझे 2 माइनस 2 क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमने 3 पार्ट चेक किया तो उससे मुझे ये शो हो गया कि यह कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। लेकिन चलिए पहला चीज तो बोल दिया कि इज कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें शो करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल करने के लिए भी हमें डेरिवेटिव टेस्ट करनी होगी। तो डेरिवेटिव के लिए हम फिर से वही काम करते हैं, 2 यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हम 2 माइनस कर ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h और f ऑफ 2 बटे माइनस h करेंगे। तो हम ये वाला वैल्यू को हम x माइनस 2 के साथ कंसीडर कर ले रहे हैं। तो उस कंसीडर में क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h माइनस 2 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस के बाद यहाँ f(x) में दिया हुआ x माइनस 2 माइनस 2 अपॉन माइनस h। तो आप इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ से ये 2 और 2 माइनस h, और यहाँ से 2 हो गए 0, यानी कि h और h कैंसिल हो जाएंगे ना, h और h माइनस h कैंसिल होंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 ना। लेकिन अगर हम
अब हम डेरिवेटिव फंक्शन f2 माइनस पर किए, तो अब हम f2 प्लस पर करके देखते हैं। तो जो सारा चीज़ जैसे अभी हमने किया था वैसे ही सभी चीज़ करेंगे। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस एच माइनस जीरो माइनस एच ना, नहीं ये नहीं मिलेगा, यहाँ माइनस एच, यहाँ प्लस एच हो जाएगी, बिल्कुल प्लस एच हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, मॉड से बाहर आएगा तो एच और नीचे में भी एच, और लिमिट है ही हमारे पास, तो इससे हम कैंसिल करेंगे तो क्या मिल गया 1। इसका मतलब है कि यहाँ मुझे क्या मिला, उसका वैल्यू क्या मिला था, -1 मिला था। ध्यान देंगे उसका वैल्यू हमें -1 मिला था और इसका वैल्यू 1 मिला है, जो कि इक्वल नहीं है। तो इससे ये बात साबित होती है कि x = 2 एक ऐसा पॉइंट है जो डिफरेंशिएबल नहीं, जिस पॉइंट पर ये जो मेरा गिवन फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 15 के पास आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है y = sin क्यूब x ना। अब मुझे सॉल्व करना है dy/dx। देखिए अगर आप चाहें तो इसे आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको t ले लिया, जिसको जैसे समझ में आता है वैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, sin x⁻³ dy/dx, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि sin x को कुछ t मानते हैं या कुछ भी मान लेते हैं तो t का पावर 3 हो जाएगा ना। तो आप x के पावर n का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, x के पावर n की फॉर्मूला क्या होता है, nxn-1, यानी कि पावर 1 कम हो जाएगा। तो इस स्थिति से क्या हो जाएंगे, ध्यान देना, इस स्थिति से अगर हम सॉल्व करेंगे तो sin के पावर 3 था तो 3 तो आगे आ जाएगा और sin स्क्वायर 1 ना। लेकिन यहाँ पर तो साइन को हमने डिफरेंशिएट नहीं करा है। अब अगर हम sin x को डिफरेंशिएट कराएंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 sin² x इंटू cos x, जो कि हमारा 15 का आंसर है 3 ना। चलिए